चलिए आ जाइए सब लोग, स्वागत है सबका। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ करेंगे हम। थर्मोडायनेमिक वाज फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ वाज ऑल अबाउट डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ from the first law of thermodynamics you cannot know whether the reaction is spontaneous or not. Spontaneous मतलब if some reagents are given to you, chemical reaction होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट लॉ से इसका कोई भी आइडिया आने वाला नहीं है। चलो फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो अगर आपने मान लीजिए कि गरम गरम चाय का कप रख दिया, राइट, एकदम गरम गरम चाय है, लेट्स से चाय का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी नो दैट ऑटोमेटिकली हीट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड, right? Heat is released, and if you measure the change of internal energy of this T, then you will find out delta U will be exactly equal to Q plus W. Means first law is valid. If you think in reverse, that means देखो at the end आपकी चाय भी कितने टेम्परेचर पे आ जाएगी, 30 पे, राइट, है ना? एट द एंड चाय भी कितने टेम्परेचर पे आ जाएगा बेटा, 30 पे। अभी एटमॉस्फेयर भी 30 पे है, राइट। अब अगर आप ऐसा सोचोगे कि वापस सारी हीट को हम पकड़ ले, इसी तरह से हम वापस सारी हीट को जोड़ के वापस चाय में डाल दे, तो वापस चाय का टेम्परेचर 30 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहां पे चाय का टेम्परेचर 60 से कितना हुआ था, 30। तो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये भी सही है, क्योंकि जब हीट एब्जॉर्ब हुआ है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तो टेम्परेचर बढ़ा है, राइट। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो ये भी सही है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ये फर्स्ट लॉ इज ऑल अबाउट डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। यहां भी सही है, यहां पे हीट लॉस हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी घटेगा, यहां पे हीट वापस ऐड हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, राइट। बट वी ऑल नो दैट कि ये अपने आप होता नहीं है। कैसा होता है अपने आप, कि आजू बाजू में से हीट सारी जमा होकर चाय में चली जाए और चाय वापस गर्म हो जाए, ऐसा अपने आप होता नहीं है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, right? Let's take another example. Suppose you have a gas chamber, right, and another side we have a vacuum. यहां पे गैस भरी है, right? यहां पे एक वाल्व है, यहां पे वैक्यूम है। चलो अगर आप वाल्व को खोल दोगे तो क्या होगा? What will happen if you open the valve? What will happen? The gas will expand in vacuum spontaneously. अपने आप ये गैस किस तरफ जाएगा, वैक्यूम की तरफ जाएगा, राइट। यहां पे जब गैस जा रहा है तो कुछ वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वर्क भी हुआ होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई होगी। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W सेट हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स गैस एक्सपांड इन वैक्यूम, गैस एक्सपांड इन वैक्यूम। नाउ थिंक अबाउट द रिवर्स रिएक्शन, राइट। सपोज दोनों तरफ गैस है, ऑलरेडी दोनों तरफ गैस है, प्रेशर दोनों तरफ कैसा है, अभी सेम है, राइट। इज इट पॉसिबल कि इधर से गैस वापस इस तरफ आ जाए और यहां वैक्यूम हो जाए? क्या ये हो सकता है क्या अपने आप? इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, अगर हुआ, अगर ये हो गया, देन डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, यस इट इज अगेन ट्रू, बट वी नो दैट दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये है बेटा कि फर्स्ट लॉ से आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं आएगा कि रिएक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हमें जाना है सेकंड लॉ पे। अब सेकंड लॉ में दो हीरो है हमारे पास, एक है एंट्रोपी, एक है फ्री एनर्जी, राइट। और ये दोनों टर्म से हम पता करेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, राइट। चलिए तो पहला टर्म लाते हैं हम बेटा, एंड दैट टर्म इज एंट्रोपी। क्या टर्म है बेटा ये? एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी नहीं हुआ, अब होगा एंट्रोपी, हो जा। चलो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या है बेटा? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, राइट। अभी आपका जो क्लास है वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है, मतलब रैंडमनेस बहुत कम है। अब जैसे ही मैं चाय पीने बाहर जाऊंगा
what will happen? Entropy will increase, randomness will increase, and that reaction is spontaneous. मेरे बाहर जाते ही अपने आप क्या होगा? एंट्रोपी विल इंक्रीज. यस और नो? तो यही है थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ, कि जो रिएक्शन अपने आप होते हैं, अपने आप होने वाले रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ता है. एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस बढ़ता है. सो एंट्रोपी का मतलब क्या है बेटा? इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस. इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस. It is the measure of randomness of the system, right? Okay, the symbol of the entropy is S. क्या symbol है entropy का? S, right? Entropy is extensive property. Extensive means it depends upon the quantity of matter. जितना ज्यादा quantity उतना ज्यादा entropy. It is a state function, means it only depends upon the initial and final state. Now entropy depends on two things. It depends upon the heat supplied, and it depends upon the temperature at which the heat is supplied, right? So the formula of entropy is very simple. Entropy change is given by heat supplied reversibly divided by temperature T. It's quite simple. If you supply the heat, obviously randomness will increase, because ऐसे आप heat supply करोगे, पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो randomness बढ़ेगी. सिमिलरली अगर आप हीट को बाहर निकाल लोगे, पार्टिकल का एनर्जी घट जाएगा, रैंडमनेस कम हो जाएगी, राइट? एंड द स्टेटमेंट हियर विल मार्क व्हिच इज हीट सप्लाइड एट लो टेम्परेचर, हीट सप्लाइड एट लो टेम्परेचर इज मोर इफेक्टिव. हीट सप्लाइड एट लो टेम्परेचर इज मोर इफेक्टिव इन चेंजिंग एंट्रोपी compared to the heat supplied at high temperature. देखो बेटा, जब सिस्टम लो टेम्परेचर पे होता है ना, तब अगर आप हीट सप्लाई करोगे ना, बहुत भागा भाग हो जाएगी. लो टेम्परेचर पे सब लोग शांति से बैठे हैं, ठीक है? सब लोग शांति से बैठे हैं, और अगर हीट सप्लाई करेंगे तो एकदम भागा भाग बढ़ जाएगी. बट मान लो ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है. हाई टेम्परेचर मतलब पहले से भगदड़ मची है, तुम उसमें थोड़ा और हीट सप्लाई कर दो, कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है. तो कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए. वही है ये, कि अगर टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो हाई टेम्परेचर पे अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो उसका इतना कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है. बट अगर आप लो टेम्परेचर पे सिस्टम है और वहां पे अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा. इसीलिए आप देखो, एंट्रोपी चेंज और टेम्परेचर इनवर्स है. मतलब अगर टेम्परेचर लो है और लो टेम्परेचर पे अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो एंट्रोपी में बहुत ज्यादा चेंज होगा. हाई टेम्परेचर पे अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो इतना ज्यादा एंट्रोपी चेंज होना नहीं है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ऑलरेडी पहले से बहुत रैंडमनेस है. वहां पे अगर आप थोड़ा बहुत हीट सप्लाई कर भी दोगे तो इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी. नाउ वेयर इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट, देखना बेटा ध्यान से सेकंड लॉ का स्टेटमेंट. सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, second law of thermodynamics says that for all spontaneous reaction, for all spontaneous reaction, for all spontaneous reaction, entropy of universe, entropy of universe increases. Right, so mathematically you can write this as, for all spontaneous reaction, delta S means change of entropy. किसका change of entropy? यूनिवर्स का. This should be greater than 0. Greater than 0 मतलब value is increasing. Greater than 0 का मतलब क्या होता है? Value is increasing. Right, so for all spontaneous reaction, entropy of universe is greater than 0. किसके लिए? For किसके लिए? For
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब बेटा यूनिवर्स में दो चीज आता है, सिस्टम भी आता है और सराउंडिंग भी आता है, आगे ना, राइट। तो वी राइट हियर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, दोनों को मिला के जो टोटल चेंज है that should be greater than 0, then only the reaction is spontaneous, then only the reaction is spontaneous. So this is the second law of thermodynamics, कि जो रिएक्शन अपने आप होती है ना, उन सब रिएक्शन में रैंडमनेस बढ़ता है। अपने आप होने वाली रिएक्शन हमेशा रैंडमनेस बढ़ाती है। आप देखो यहाँ पे इस वाले केस में देखो, एग्जांपल जो मैं लिखा हुआ, राइट। अब जैसे ही इसको खोल दोगे, नाउ गैस हैज मोर स्पेस, गैस हैज मोर स्पेस, दैट मींस दे विल हैव मोर रैंडमनेस, यस और नो? तो दैट रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली, राइट। अगर आप रिवर्स सोचो, तो अगर रिवर्स रिएक्शन सोचो तो यहां से सारा गैस इस तरफ आ गया, मतलब गैस के पास अब स्पेस कम हो गया, स्पेस कम हो गया मतलब उसका रैंडमनेस कम हो गया, और रैंडमनेस कम होने वाले रिएक्शन कभी अपने आप होते नहीं है। अपने आप खाली वही रिएक्शन होते हैं जिन रिएक्शन का यूनिवर्स का रेंडमनेस बढ़ता हो, राइट। तो एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे आपको नोट करनी है, दैट इज कि अगर आपको एंट्रोपी से डिसाइड करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो आपको सिस्टम का भी एंट्रोपी निकालना पड़ेगा, सराउंडिंग का भी एंट्रोपी निकालना पड़ेगा, और दोनों मिला के एंट्रोपी चेंज आपको चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों मिला के एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन अपने आप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डू गेट दिस? डू गेट दिस? एक चाय वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ओके, लेट्स से कि चाय है यहां पे, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन। सपोज चाय का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। सपोज चाय ने यहां से जस्ट फॉर एग्जांपल 180 जूल हीट रिलीज किया। कितना हीट रिलीज किया? 180 जूल। आई विल फाइंड आउट द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हियर। So change of entropy of universe, that is equal to change of entropy of system plus change of entropy of surrounding. चलो एंट्रोपी क्या होता है? Q by T। सिस्टम ने क्या करा है? हीट छोड़ी है। सिस्टम ने क्या करा है? हीट को छोड़ा है। कितना हीट छोड़ा है? 180। छोड़ा है मतलब नेगेटिव। सिस्टम कितने टेम्परेचर पे था? 60 डिग्री। एक्चुअली केल्विन में लेना है टेम्परेचर, but just to understand the example we are taking in Celsius, केल्विन लेना होता है यहाँ पे। तो ये हो गया सिस्टम का। सराउंडिंग ने क्या करा? उतना हीट गेन करा। जो 180 जूल सिस्टम ने छोड़ा है, सराउंडिंग ने क्या करा है? उसी 180 जूल को एक्सेप्ट किया है। तो सराउंडिंग के लिए कितना होगा? वैल्यू प्लस 180। सराउंडिंग कितने टेम्परेचर पे? 30। व्हाट यू आर गेटिंग? दिस इज -3, दिस इज +6, और आंसर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आया एंट्रोपी चेंज, पॉजिटिव मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी बढ़ा बेटा, एंट्रोपी बढ़ा मतलब रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। थिंक अबाउट द रिवर्स, थिंक अबाउट द रिवर्स, राइट। सपोज चाय का टेम्परेचर है 60, सराउंडिंग टेम्परेचर है 30। सपोज यहां से चाय 180 जूल हीट वापस ले रहा है। थिंक अबाउट इट। नाउ व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स? और चाय ने क्या करा? हीट को लिया, लिया मतलब पॉजिटिव। कितने टेम्परेचर पे? चाय 60। सराउंडिंग ने क्या करा? हीट को छोड़ा, छोड़ा मतलब नेगेटिव। कितने टेम्परेचर पे? सराउंडिंग 30। दिस इज +3, दिस इज -6, और आंसर इज -3। एंट्रोपी चेंज कैसा आया? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये रिएक्शन अपने आप होता नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। तो स्पॉन्टेनियस चेक करना हो रिएक्शन, देन वी हैव टू फाइंड द एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ व्हाट? यूनिवर्स। यू हैव टू फाइंड आउट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, और दोनों को मिला के एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव हो रहा है तो आपका रिएक्शन अपने आप होगा। डू यू गेट दिस? ओके। नाउ व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ फेस, जब फेस चेंज होता है तब आप एंट्रोपी कैसे लिखोगे? वेरी सिंपल। इन द केस ऑफ फेस चेंज, इधर कैसे आ गया? Okay, so we write here for phase change, very simple,
for phase change, attention everyone. Okay, you write here entropy of, let's say you want to write entropy of fusion, right? That is equal to Q by T. फ्यूजन के लिए जो आपको हीट ट्रांसफर करना होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन के लिए जो भी हीट लेना या देना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर? फ्यूजन किस टेम्परेचर पे होता है? मेल्टिंग पॉइंट पे. फ्यूजन किस टेम्परेचर पे होता है? मेल्टिंग पॉइंट पे. तो ये हो गया आपका एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन. इसी तरह अगर आपको लिखना है एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, तो क्या लिखेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन. अगर आपको लिखना है एंट्रोपी चेंज ऑफ सब्लिमेशन, क्या लिखेंगे? डेल्टा एस ऑफ, सॉरी डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइड बाय टी. ओके, चलिए नाउ सो व्हाट वी हैव सीन हियर इज कि अगर एंट्रोपी से हमें स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का डेटा निकालना पड़ेगा. बट देयर इज अनदर टर्म जिससे आप सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से पता कर सकते हो रिएक्शन अपने आप होगा कि नहीं होगा, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड फ्री एनर्जी. और इज अ टर्म कॉल्ड फ्री एनर्जी. लेट्स सी द फ्री एनर्जी नाउ. ओके, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी. ओके, चलो बेटा, फ्री एनर्जी का मतलब क्या है बेटा? फ्री एनर्जी का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल विद द सिस्टम, जो सिस्टम यूज कर सकता है. सो इट इज द मैक्सिमम, it is the maximum useful energy. It is the maximum useful energy available with the system, right? The symbol of the Gibbs free energy is G. क्या सिंबल है इसका? G. Gibbs free energy is also extensive property, depends on the quantity of substance. It is extensive property and it is the state function. It is the state function. That means it depends upon the initial state and final state of the system. चलिए, mathematically Gibbs energy G is given by H minus Ts, right? H is enthalpy, T is temperature, S is entropy. So Gibbs energy mathematically defined as H minus Ts. Okay, if the state of system is changing at constant temperature, if system changes state at कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर स्टेट चेंज हुआ बेटा तो फ्री एनर्जी चेंज होगी, लेट्स राइट डेल्टा जी. स्टेट चेंज हुआ तो एंथैल्पी भी चेंज हुई होगी, लेट्स राइट डेल्टा एच. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. स्टेट चेंज हुआ है तो एंट्रोपी भी चेंज हुई होगी, लेट्स राइट डेल्टा एच. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी. G इक्वल टू H माइनस Ts और डेल्टा G इक्वल टू delta H minus T delta S. Now try to understand this meaning of the formula. ये जो H है ना, H is the overall enthalpy. Enthalpy मतलब जब रिएक्शन हुआ तब कितना हीट इवॉल्व हुआ या कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ. अब उसमें से सारा हीट आपके लिए काम का नहीं है. देयर आर सर्टेन हीट जो वेस्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. देयर इज सर्टेन एनर्जी विच इज नॉट अवेलेबल टू डू एनी वर्क, and that unavailable energy is given by this term called Ts. S is randomness. If you multiply randomness with the temperature, this is the part of heat which is not available to do any useful work, because this is the part of heat which is wasted in form of randomness. Right, so here if I manipulate this formula, then I can write here that G equal to H minus Ts. इसमें आपका जो
एच है, ये क्या है? एच इज द टोटल एनर्जी obtained from system, right? Out of this part T delta S, this is the energy unavailable, energy unavailable due to randomness, energy unavailable due to randomness of the system, and this part is the available energy जो आप यूज कर सकते हो. This is the available energy जिसको हम यूज कर सकते हैं. तो दिस टर्म इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी, राइट? सिस्टम के पास कितना एनर्जी अवेलेबल है जो हम यूज कर सकते हैं उसे कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी. नाउ व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन दिस जी? बहुत सिंपल सी बात है, अगर रिएक्शन अपने आप होगा तो सिस्टम के पास जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज हो जाएगी. जब भी रिएक्शन अपने आप होगा तो क्या होगा? सिस्टम के पास जो एनर्जी अवेलेबल है सिस्टम उसको यूज करेगा तभी रिएक्शन होगा ना. तो अपने आप होने वाले रिएक्शन में सिस्टम का जो अवेलेबल एनर्जी है, फ्री एनर्जी, वो डिक्रीज हो जाएगा. अपने आप होने वाले रिएक्शन में सिस्टम के पास जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है, जो सिस्टम यूज कर सकता है, वो यूज हो जाएगा, मतलब फ्री एनर्जी कम हो जाएगा. यू गेट दिस? अपने आप होने वाले रिएक्शन में सिस्टम को अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी. सिस्टम को अपनी एनर्जी, सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? अपनी एनर्जी को यूज करना पड़ेगा. अब आया. ओके, सो बेटा सेकंड लॉ क्या है? चलो देखो भाई, फ्री एनर्जी टर्म क्लियर, कुछ भी नहीं, एक फॉर्मूला याद रखना है, G इक्वल टू H माइनस टी एस. सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, G इक्वल टू H माइनस टी एस. चलो सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? सेकंड लॉ कहता है कि फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक तो आ गया आपका एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज. भाई अपने आप होने वाले रिएक्शन में एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज. दूसरा डेफिनेशन क्या है सेकंड लॉ का? सेकंड लॉ का दूसरा स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बेटा सेकंड स्टेटमेंट इज फॉर ऑल spontaneous reaction, for all spontaneous reaction, for all spontaneous reaction, free energy of system, not universe. यहां पे खाली किससे पता चल जाएगा? सिस्टम से, राइट? फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज. लेट्स प्रूव इट, लेट्स प्रूव इट. इसको प्रूव करते हैं. सो वी राइट हियर, इफ डेल्टा जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज मतलब लेस देन जीरो. डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब चेंज इज नेगेटिव. सो इफ द डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. इसको प्रूव करेंगे. चलो आ जाओ. सो वी विल यूज एंट्रोपी टू prove this. So we write here, for spontaneous reaction, for spontaneous reaction, so we have just seen delta S of universe. एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए. इसके एंट्रोपी यूनिवर्स की. यूनिवर्स में क्या क्या आता है बेटा? सिस्टम, और क्या आता है? सराउंडिंग, राइट? मुझे किसका काम नहीं है? सराउंडिंग का. मुझे खाली आंसर कहां से लाना है? सिस्टम से लाना है ना. मुझे खाली आंसर कहां से लाना है बेटा? सिस्टम से. ठीक है, कोई नहीं, सिस्टम को रखो एज इट इज. व्हाट इज एंट्रोपी? Q बाई टी. एंट्रोपी क्या होता है? Q बाई टी. एंड Q की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा H. कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया बेटा हमने? एंट्रोपी का. Q बाई टी. Q इज इक्वल टू डेल्टा H, राइट? किसका है ये? सराउंडिंग का. बेटा सराउंडिंग कितना एंट्रोपी चेंज करेगा, कितना एंथैल्पी चेंज करेगा? जितना सिस्टम करेगा, बट साइन अपोजिट होगा. चाय वाले केस में देखा ना आपने, अगर सिस्टम हीट लूज करेगा तो सराउंडिंग उतना ही हीट गेन करेगा. सिस्टम अगर हीट लूज करेगा तो सराउंडिंग उतना ही हीट, सराउंडिंग अगर लूज करेगा तो सिस्टम उतना ही हीट क्या करेगा? गेन करेगा. मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का हीट का वैल्यू सेम होता है, खाली फर्क क्या होता है? साइन. अगर एक देगा तो दूसरा हीट को लेगा,
राइट। तो ये जो सराउंडिंग का जो सिस्टम है बेटा, वो सराउंडिंग के सिस्टम को हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई टी शुड बी ग्रेटर देन 0। समझे क्या करा हमने? सराउंडिंग और सिस्टम दोनों का एंथैल्पी सेम होता है, खाली फर्क क्या होता है साइन में। तो सराउंडिंग जितना हीट लॉस करेगा उतना सिस्टम गेन करेगा, या जितना हीट सराउंडिंग गेन करेगा सिस्टम उतना लॉस करेगा। तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग दोनों कैसा रहेगा, सेम रहेगा, खाली फर्क क्या होगा, साइन का फर्क होगा। अब देखो सारा डेटा सिस्टम का हो चुका है, कैन यू सी दैट? तो हमने शुरू कहां से किया, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, एच बाई टी, राइट। सराउंडिंग का एच कितना होगा, जितना सिस्टम का है उतना ही होगा, बट साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अंडरस्टूड दिस? अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको एंड यू विल गेट योर आंसर। टी को सामने ले लो, व्हाट यू विल गेट, टी डेल्टा एस। नाउ एवरीथिंग इज फॉर सिस्टम ओनली, तो विल नॉट मेंशन द सिस्टम नाउ बिकॉज सब कुछ सिस्टम के लिए ही है। माइनस डेल्टा एच दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, एग्री? चलो क्या करेंगे, 0 इस तरफ ले लो, शुड बी ग्रेटर देन, छोड़ो तुमको नहीं आएगा, कमजोर हो तुम लोग। माइनस साइन कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा, h माइनस टी डेल्टा एस, आगे ना, आगे ना। व्हाट इज h माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी। h माइनस टी डेल्टा एस कौन सिखाया, h माइनस टी डेल्टा एस क्या है, डेल्टा जी। अभी नेगेटिव साइन है बेटा, अब माइनस साइन सामने जाने दो, क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आता है ऐसा, माइनस प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, राइट, वाइल माइनस 2 इज लेस देन 0। तो जब साइन चेंज करते हो तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है, सिखाना पड़ता है सब, क्या करें। तो देखो आ गया बेटा कि डेल्टा जी इज लेस देन 0, रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब सुन मेरी बात ध्यान से बेटा, कान खुले रखना। डेल्टा जी इक्वल टू, लसन, डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। हम कुछ केसेस सीखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है जहां पे रिएक्शन कंपलसरी स्पॉन्टेनियस ही होता है, और क्या क्राइटेरिया है जहां पे रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं पाएगा। लेट्स सी। सो वी हैव हियर डेल्टा एच, वी हैव हियर डेल्टा एच, लिसन, हियर वी हैव डेल्टा एस का साइन। यहां पे हम लिखेंगे टेम्परेचर के बारे में, यहां पे हम लिखेंगे डेल्टा जी के बारे में, और यहां पे हम उसको कंक्लूड करेंगे। समझना, सिंपल सा है। लेट्स से डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है। भाई नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, इंडो के एक्सो, एक्सो। रिएक्शन कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, आगे ना। चल मान लेके डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। अब ये टेम्परेचर कौन सा है, केल्विन टेम्परेचर है, कैपिटल टी, मतलब केल्विन टेम्परेचर, और केल्विन में कभी टेम्परेचर नेगेटिव आता नहीं है, तो ये तो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो देख तो तेरे पीछे क्या लिख रहा है वो मनीष, क्यों लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? बाकी लोग ऐसे ही बैठे हैं, ध्यान देना, पढ़ाई कर रहे हो तो अभी घर से लिखना ही है फिर। चलो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द साइन ऑफ डेल्टा जी, पॉजिटिव और नेगेटिव? इन दिस क्राइटेरिया डेल्टा जी कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा एच कैसा लिया आपने, नेगेटिव। बेटा ये ऑलरेडी क्या साइन है, नेगेटिव। टेम्परेचर कैसा है, पॉजिटिव। डेल्टा एस कैसा लिया आपने, पॉजिटिव। तो बेटा ये माइनस, ये प्लस, मल्टीप्लाई नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस में और माइनस करोगे तो आंसर कैसा आएगा, माइनस ही आएगा। माइनस में और माइनस करोगे तो आंसर कैसा आएगा, माइनस ही आएगा ना। मतलब यहां पे डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर। मतलब रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा हर एक टेम्परेचर पे। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। वाह, वेरी नाइस।
चल अब देखना ध्यान से। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब रिएक्शन अभी भी कैसा है, एक्सो ही है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, अब क्या होगा? अब सुनो ध्यान से क्या होने वाला है। चलो डेल्टा एच कैसा है बेटा, नेगेटिव, ये बीच का माइनस साइन, टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है। अब सुन बेटा क्या हो रहा है, सुन सुन ध्यान से सुन, यहां पे टेम्परेचर है, ओके, नाउ सी, ये आगे नेगेटिव है, पीछे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, जो बड़ा होगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, आगे ना। अगर पॉजिटिव बड़ा है तो एडिशन पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव बड़ा है तो एडिशन नेगेटिव रहेगा, राइट। ये पॉजिटिव डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर पॉजिटिव हुआ मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना नहीं है। अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो प्लस कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस आएगा। डू गेट दिस? सो व्हाट आई कैन राइट हियर, आई कैन राइट अगर टेम्परेचर यहां पे हाई है, अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो आपका टी डेल्टा एस, थोड़ा ऐसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एट विच टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अगर इसी में बेटा यही सेम केस के अंदर, यही सेम केस के अंदर अगर टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर, तो ये प्लस वाला साइन कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, एक, हाँ स्पॉन्टेनियस एट, सही है, लो टेम्परेचर। समझ आया सबको ये केस, समझ आया सबको ये केस? चलो अब हम एक काम करेंगे, अब डेल्टा एच को पॉजिटिव करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो लेट्स डू डेल्टा एच पॉजिटिव, कोई मस्त कलर लेते हैं, मस्त। चलो लेट्स से ये पॉजिटिव है भाई, डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब रिएक्शन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक, रिएक्शन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। चलो लेट्स से डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, बेटा ध्यान से देखना, दोनों पॉजिटिव है, क्या हो रहा है देखते हैं। चलो दोनों पॉजिटिव लेना है मुझे, मैं और इसको साफ वापस इसको साफ कर देंगे हम, और फिर समझेंगे कि क्या होगा। तो डेल्टा एच कैसा है बेटा, पॉजिटिव, माइनस ये टी है, राइट। डेल्टा एस भी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब आगे वाला टर्म कैसा रहना है, पॉजिटिव, और पीछे वाला टर्म कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव के साथ क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करता है कौन सा साइन बड़ा है, हाँ के ना। तो अगर मैं यहां पे हाई टेम्परेचर करूं तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, अगर टेम्परेचर हाई करे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना। टेम्परेचर मतलब ये वाला टर्म, अगर इसको ज्यादा करोगे तो नेगेटिव बड़ा हो जाएगा, तो आंसर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। टेम्परेचर अगर कम कर दो तो नेगेटिव छोटा हो जाएगा, तो आंसर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब यहां पे अगर तुम टेम्परेचर हाई करे, कैसा करे, टेम्परेचर हाई, अगर तुम टेम्परेचर हाई करे तो नेगेटिव वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब ये वाले रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे कब, हाई टेम्परेचर पे। दिस रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, ओके। ऑन द अदर एंड इन रिएक्शन के अंदर अगर आप टेम्परेचर लो रखोगे, लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो नेगेटिव वाला टर्म छोटा हो जाएगा, नेगेटिव वाला टर्म अगर छोटा हो गया तो आंसर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन कैसा हो जाएगा, समझ आ रहा है सबको? नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हाँ, लॉजिकली यू शुड बी साउंडेड, अगर आप इसको रट्टा मार के जाओगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती करोगे, बट इफ यू आर क्लियर विद द फंडामेंटल्स, राइट, अगर आपको फंडा पता है कि भाई डेल्टा जी चेक करना है, डेल्टा एस का साइंस है, तो आप हमेशा इसको सही क्रैक करोगे। चलो लास्ट केस बेटा, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडो, डेल्टा एस नेगेटिव, चलो व्हाट विल हैपन,
सुनो तो सही, डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव। डेल्टा एस कैसा लिया? नेगेटिव। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, कितना भी कर लो आंसर प्लस ही आएगा। टेम्परेचर कुछ भी रखो, इसका आंसर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव ही आएगा। दैट इज एट ऑल टेम्परेचर आंसर इज पॉजिटिव। मतलब दिस रिएक्शन इज नेवर स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। आई सारी बात समझ में? मैं वापस एक बार आपको एकदम क्विकली ये सारा करके दिखाऊंगा, उससे पहले थोड़े लाइंस बना लेते हैं, थोड़ी मजा आ जाए। और तो क्या, बननी तो है नहीं लाइन सही से अच्छे से। एक तो और टेढ़ा है। अब बात करते हो। अब क्रॉस ही है। अब बहुत क्रॉस है। अब तो इधर स्टार्ट करना पड़ेगा लेफ्ट के लिए। अब बराबर चल। अब यार बात करते हो। अब चने के झाड़ पे चढ़ा दिया ना। अब हाँ ओके, ऐसा ले बस चलेगा। चुपचाप लेने का। तो ये हो गया एक परफेक्ट टेबल तैयार। वहां का टेढ़ा। अब परफेक्ट, वेरी नाइस। अब वेरी नाइस। अब ओहो अच्छी। बस बेटा बहुत हो गया टाइम पास। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। चलो वापस आपको फटाफट केसेस बताता हूं, एकदम फटाफटा घोड़े पे चढ़ गए। तो बेटा व्हाट डू वी हैव? जे इक्वल टू चल ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आंसर हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब माइनस माइनस पीछे क्या हो जाएगा? ये माइनस रहेगा और पीछे क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो आंसर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। टेम्परेचर अगर घटा दिए तो आंसर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। समझ आ रहा है? अगर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? बीच में माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, आंसर माइनस हो जाएगा। टेम्परेचर कम करोगे नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये भी प्लस। इसका आंसर कभी स्पॉन्टेनियस आना नहीं है। इज इट क्लियर? सारे केसेस क्लियर सबको? वेरी नाइस। सो okay, now we'll see certain questions in which we'll see whether the entropy is increasing or decreasing. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सा। आपको अपने नोट्स में लिख देना है, ठीक है? एंट्रोपी बढ़ रहा है घट रहा है आपको बताना है, ठीक है? चल तू जा ऊपर। ओके देयर वी गो। जो सब हमने देख लिया ऑलरेडी। ओके सी
Which of the following entropy is increasing? Chalo, no, first one, entropy increase or decrease? Liquid crystallizes into a solid. What do you say? Entropy will increase or decrease? Why decrease? बोलो. Liquid crystallizes to solid. Who has more randomness, liquid or solid? Liquid. Solid तो ज्यादा ऑर्डर्ड होता है ना, मतलब वहां पर randomness कम हो रहा है तो एंट्रोपी कम हो रहा है, राइट. सेकंड, गर्ल्स में से श्रुति, temperature of solid is raised from 0 to 115 Kelvin. Temperature is raised. What will happen? Entropy will increase or decrease? Increase. Because if you increase the temperature, obviously randomness will increase. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी. दैट्स ऑब्वियस. पीछे लास्ट बेंच आदित्य, व्हाट डू यू से? आदित्य, व्हाट डू यू से? एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज? What do we have on the reagent side? Solid. What do we have on the reagent side? Solid. What do we have on the product side? Solid, gas, gas. Product side we have gases. Gases means randomness. Gases means randomness. So here the gases are produced. So randomness is increased. Chal Nuha, what is the answer of this? H2 gives 2H gas. Here we have one molecule. Here we have two atoms. In which more randomness? A single molecule or two separate atoms? किसमें randomness ज्यादा होगी? Obviously two separate atoms, क्योंकि दो separate atom इधर उधर भागेंगे, तो they have more randomness compared to the single molecule. So आप सबको अपने होमवर्क में ये 6.10 जो है वो लिख देना है. Okay? Shall we have a small break and then we'll see further. Thank you. Okay, so we have seen the first law of thermodynamics, second law of thermodynamics. Now we will see the third law of thermodynamics. That is very simple. It is given for the pure crystalline substance. So अगर आप crystalline substance को ठंडा करते जाओगे, what will happen? उनका जो thermal motion होगा वो धीरे धीरे slow होता जाएगा, राइट. मतलब एंट्रोपी कम होती जाएगी. अगर आप उसको ठंडा करके 0 केल्विन टेम्परेचर पे ला दोगे किसी तरह से, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे पार्टिकल के पास कोई भी एनर्जी बचनी नहीं है, मतलब वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाएंगे. नाउ देयर इज नो रैंडमनेस. नाउ देयर इज नो रैंडमनेस. अंडरस्टूड? सो द स्टेटमेंट सेज दैट एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलिन सब्सटेंस इज 0. प्योर क्रिस्टलिन सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 केल्विन पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. बिकॉज 0 केल्विन के ऊपर पार्टिकल का जो भी मोशन है वो सारा फ्रीज हो जाएगा, तो आपको कोई रैंडमनेस बचना नहीं है. सो वी विल जस्ट राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लेट्स राइट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics, and it states that entropy of pure crystalline substance, entropy of pure crystalline substance is 0. कब? at absolute 0 Kelvin, at absolute 0 Kelvin temperature, at absolute 0 Kelvin temperature, right? So आप इसको सिंपल वे में भी याद रख सकते हो कि at 0 Kelvin temperature, at T equal to 0 Kelvin, entropy is also equal to 0. किसका एंट्रोपी? प्योर क्रिस्टलिन सब्सटेंस का. फॉर प्योर क्रिस्टलिन substance. Okay, what is the reason behind this? We write here at 0 Kelvin all the thermal motion will freeze. Reason क्या है? Reason है at 0 Kelvin thermal motion, at 0 Kelvin thermal motion
will freeze. Hence, there is no movement and no entropy. There is no movement and no entropy. This is called the third law of thermodynamics. चलो तीनों लॉ को समराइज कर लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल से तीनों लॉ. थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या था बेटा? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ क्या था? फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज और फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज. एंड थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ, एंट्रोपी इज इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0 केल्विन. तो ये हो गया बेटा आपके तीनों थर्मोडायनेमिक्स के लॉस. ओके, सेकेंड लॉ, दिस इज द थर्ड लॉ. अंडरस्टूड? तो इतना चैप्टर था आपका और इसमें बहुत सारे एंट्रोपी आए थे फर्स्ट लॉ में, बहुत सारे एंथैल्पी आए थे, सॉरी. Okay, chalo. Now we'll see the last formula of the chapter. And the last formula is relation of Gibbs free energy with equilibrium constant. Relation of Gibbs free energy delta G 0 and equilibrium constant K. Okay, so let's write there is some reversible reaction. Right, in the reversible reaction you can express it like this: A plus B will reversibly gives you C plus D. Now after one stage the equilibrium will establish, and at the stage of equilibrium there will be no change in composition. इसके बाद का चैप्टर इक्विलिब्रियम है, वहां पे आप सीखोगे कि जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तब सिस्टम का कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जितना रिएजेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिएजेंट में. मतलब सिस्टम का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता नहीं है. राइट, मतलब जब आपने रिएक्शन शुरू किया, सिस्टम के पास जितना फ्री एनर्जी था उतना फ्री एनर्जी उसने यूज कर लिया, एंड एट द एंड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है. मतलब और ज्यादा रिएक्शन अब प्रोसीड नहीं कर पा रहा है, मतलब जो फ्री एनर्जी अवेलेबल थी वो सारी फ्री एनर्जी यूज हो गई. राइट, प्रोसेस हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द अवेलेबल एनर्जी. जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा वैसे वैसे एनर्जी कम हुई, और जब इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एनर्जी खत्म हो चुकी है. अंडरस्टूड द लॉजिक? ओके, तो वहां से हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला बनाएंगे. वी राइट हियर delta G help us to predict. Delta G help us to predict. Delta G आपको दो काम करेगा बेटा. It help us to predict the spontaneity. गलत स्पेलिंग है. Spontaneity of reaction. And second, maximum useful work obtained from the system. Maximum useful work obtained from system. Right, so we write here for reversible reaction, system uses its free energy. System uses its free energy to carry forward the reaction. To carry forward reaction. Right? We write here. At one stage, equilibrium is established. At one stage, equilibrium is established. And no more change in composition occur. No more change in composition take place. No more change in composition take place. अब कोई कंपोजिशन चेंज होने वाला नहीं है. दैट मीन्स वी कैन राइट हियर हेंस फ्री एनर्जी बिकम जीरो. फ्री एनर्जी बिकम जीरो.
बोलो इतना आपने लिखा, स्टेटमेंट समझ में आ गए। अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला ऐसा कहता है कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी एल एन के। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। नो व्हाट वी हैव सीन एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम बेटा डेल्टा जी क्या हो चुका है, जीरो। इक्विलिब्रियम पे आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो कैसा हो चुका है, जीरो। पुट इट जीरो। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। ऊपर आपने जीरो डाला है मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। प्लस आर टी एल एन के। चलो आर टी एल एन के को सामने ले लो। व्हाट यू ऑब्टेन, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। एल एन को हम क्या लिखेंगे, लॉग माइनस 2.303 आर टी लॉग के। So this is the value of delta G in terms of equilibrium constant K. K क्या है बेटा, equilibrium constant। पूरा चैप्टर है इसके बारे में, सबसे बड़ा चैप्टर इस दुनिया का। इस संसार का सबसे बड़ा चैप्टर इक्विलिब्रियम, इसके बाद आने वाला है, 2 साल तक चलेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। ओके, hey listen everyone, if K is more than 1, अगर ये K एक से ज्यादा है मतलब रिएक्शन कैसा होना है, स्पॉन्टेनियस। इफ द K is less than 1, right? If the K is less than 1, that means reaction is non-spontaneous. And if the K is equal to 1, that means reaction is in equilibrium. Reaction is in equilibrium. So this is the very last theory of the chapter, delta G equal to minus 2.303 RT log K। अब ऐसे इक्वेशन जो है ना अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं, आपको अलग अलग फॉर्म उसके आने चाहिए। ये कई बार आपको फॉर्मूला आता है बट उसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट करना नहीं आता। यू हैव डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अंडरस्टैंड दिस बेटा, बहुत बार आपको अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन पूछा जाता है। तो यू राइट हियर डेल्टा जी जीरो डिवाइडेड बाय आर टी माइनस साइन के साथ, दैट इज इक्वल टू एल एन के। तो एल एन जब सामने आएगा ना तो ये ई पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ई पावर। तो ये भी वही इक्वेशन हो जो ये है, अलग फॉर्म में बनाया है इसको हमने, अलग फॉर्म में बनाया है। यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस लाइक, ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में आपको बना के दिखाऊंगा। ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है, राइट। ये एक और फॉर्म मैंने बनाया, मैं आपको एक और फॉर्म बना के दिखाता हूं। इसका डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इनवर्स, यू कैन राइट। मैंने माइनस साइन को लॉग के पावर में लगा दिया क्योंकि लॉग के पावर में जो भी होता है वो आगे आता है, तो मैंने माइनस साइन पावर में जाने दिया। अब ये हो गया डेल्टा जी बाई आर टी इज इक्वल टू एल एन के इनवर्स मतलब 1 बाई के। एल एन सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ई रेस टू डेल्टा जी बाई आर टी इक्वल टू 1 बाई के। तो ये एक और फॉर्म हो गया, ये एक और फॉर्म हो गया आपका। ये वही फॉर्म है, इसको इन्वर्स करते तो यही आता, सेम ही फॉर्म है, राइट। अगर यही फॉर्म लॉग के फॉर्म में तो क्या होता, सो यू गॉट डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। बेटा ध्यान यहाँ पे, तो डेल्टा जी 2.303 आर टी नीचे ले लो, नेगेटिव साइन क्या हो गया है लॉग के। लॉग मतलब बेस 10, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर। डेल्टा जी डिवाइड बाई 2.303 आर टी इज इक्वल टू के। तो ये एक और फॉर्म हो गया इसी इक्वेशन का। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से फॉर्मूला पूछे होते हैं और बच्चे गलती कर जाते हैं। तो ये सारे एक ही इक्वेशन के अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्म्स है। सिंपल सी बात है, अगर एल एन सामने ले रहे हो तो ई पावर में चला जाएगा, अगर लॉग सामने ले रहे हो तो 10 पावर में चला जाएगा। ओके, दैट्स सिंपल रूल ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। यू गेट दिस? सो दिस इज द एंड ऑफ द थियरी पार्ट ऑफ अ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। कोई ज्यादा थियरीज आई नहीं है, सिंपल थियरीज आई है। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जांपल्स ऑफ दिस chapter, but that's the task of the next part, next part.